इस कहानी के लेखक है संजय कामले। इस बंगले में रहने वाला जमींदार बड़ा शौकीन मिजाज का इंसान था। उसका रहन सहन किसी राजा से कम नहीं था। मतलब अपने भरोसे के दो लोगों को हाथ की सोने की अंगूठी या ऐसे ही कुछ तोहफे देता रहता था। उसे पेंटिंग बनाने के साथ रात के वक्त जंगली जानवर का शिकार करने का बड़ा शौक था। एक रात वो ऐसे ही जंगल में शिकार करने के लिए गया, पर उसे उस रात शिकार नहीं मिला, बल्कि वो खुद शिकार हो गया। एक बहुत खूबसूरत लड़की की खूबसूरती देख के वो लड़की अधमरी हालत में जंगल में पड़ी मिली। उसके कपड़े बुरी तरह से फाड़ दिए गए थे। जगह जगह लगी चोट से खून बह रहा था। कोई उसकी इज्जत लूटकर जंगल में फेंक गया। जमींदार उसे अपने बंगले में ले आया। एक रात उस जमींदार ने अपने हाथों से उस लड़की की खूबसूरत पेंटिंग बनाना शुरू की, पर उस नौजवान खूबसूरत लड़की का बदन निहारते हुए उसके अंदर का जानवर जागने लगा। और फिर कई अगले दिन तक जमींदार उस लड़की की इज्जत को मसलता रहा और पूरी तरह से बेबस वो लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती रही। शायद उसके पास कोई और चारा नहीं था। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, पर इस बीच वो लड़की कई दिन तक भूखी प्यासी रही। उस लड़की के सामने हर चीज़ खाने के लिए रखी गई, पर उसने एक निवाला भी नहीं खाया। जब वो लड़की बिना खाए मुरझाती जा रही थी और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, तब जमींदार ने अपने नौकरों से कहा, इस लड़की को ख़त्म करके जंगल में फेंक देना। उस लड़की को उठाया और जंगल के अंदर ले गए। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और ज़मीन पर बेजान पड़ी। उस लड़की की जवानी देखकर उनके अंदर का हैवान जाग गया। थोड़ी अपनी हवस पूरी करके इसको मारेंगे। वो लड़की जंगल की पथरीली ज़मीन पर पड़ी थी। शायद वो पूनम की रात थी। चांद आसमान में पूरी तरह से अपनी रोशनी बिखेर रहा था। दोनों ने उस लड़की पर नज़र डाली। बेचारी का शरीर पूरी तरह से मुरझा चुका था, पर उन हबशी दरिंदे को कहाँ से उस लड़की पर रहम आने वाला था। धीरे धीरे आगे बढ़ती रही सुबह। वो जमींदार नींद से उठा। रह रह कर उस लड़की की याद आ रही थी। इसीलिए नहीं कि उसे जान से मार दिया था, बल्कि इसलिए कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उसने उठाया, एक सिगरेट जलाई और लंबे कश लेते हुए उसकी नज़र अपने बंगले के दरवाजे पर पड़ी और थोड़ा हैरान हो गया। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे अपने बाथरूम में से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा हो। वो हैरान होकर बाथरूम की तरफ गया। आधे खुले दरवाजे से झाँक कर देखा तो एक लड़की बाथरूम में नहा रही थी। शावर का ठंडा पानी जिस्म पर पड़ते ही उसका गोरा बदन निखर गया। काफ़ी खूबसूरत थी लड़की। शायद उसके नौकरों ने अपने मालिक के लिए एक और लड़की का इंतज़ाम किया था। कुछ देर तक वो उस लड़की को देखता रहा, पानी से भीगा हुआ बदन निहारता रहा और बिना आवाज़ किए बाथरूम के अंदर आ गया। उसके गीले बालों को हाथ से हटाते हुए गोरा भीगा हुआ नाजुक कंधे को अपने होठों से चूमते हुए कहा, किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत हो तुम। जमींदार की ये बात सुनकर वो लड़की पीछे मुड़ी और उसे देखकर मानो उस जमींदार के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही लड़की थी। ये वही लड़की थी जिसे जान से मारने के लिए कल रात जंगल में ले जाया गया था, पर उसका बदन कल मुरझाया हुआ था, अब काफ़ी निखर चुका था। जो कल तक सूखे पेड़ की तरह दिखाई दे रही थी, वो लड़की जैसे फिर से तरोताज़ा हो गई। पर एक रात में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? उसने लड़की को नीचे से ऊपर देखते हुए कहा और हैरानी से पूछा, तुम ठीक कैसे हो गई? वो लड़की अपने मुंह में चिंगम की तरह कुछ चबा रही थी। जमींदार की बात सुनकर उसने अपने मुंह में पकड़ी वो चीज़ बाथरूम के फर्श पर थूक दी। उस चीज़ को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सफ़ेद फर्श पर इंसानी हाथ की एक कटी उंगली थी। जो उस उंगली में वो अंगूठी थी जो ज़मींदार ने अपने नौकरों को इनाम में दी थी।
उसका मुंह अभी भी खून में सना हुआ था। ये देखकर जमींदार डर के मारे कांपने लगा। उस लड़की ने जमींदार की तरफ देखा। उस लड़की ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, जिंदा रहने के लिए मुझे खून की ज़रूरत पड़ती है। पहले जानवर के खून से अपनी भूख मिटाती थी, गांव के पालतू जानवरों का खून पीती थी, पर एक दिन गांव वालों को पता चल गया और मुझे खूब मारा और घायल किया और हाथ पैर बांधकर जंगल में जंगली जानवरों का निवाला बनाने के लिए छोड़ गए और तुम मुझे यहाँ पर ले आए। पहले सोचा कि तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊं, पर इरादा बदल दिया। अपनी भूख को बढ़ने दिया। भूख जितना बढ़ेगी उसे मिटाने में उतना ही मज़ा आएगा। कल तुम्हारे नौकरों के खून से मैंने अपनी भूख मिटाई। वो इंसानी खून जानवरों के खून से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक अजीब सा नशा है इस खून में। आज के बाद तू मुझे खून लाकर देगा और याद रखना, जिस दिन मुझे इंसानी खून नहीं मिला उस दिन तेरे खून से अपनी भूख मिटाऊंगी। वो लड़की इंसान के रूप में खून पीने वाली पिशाचनी थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आसपास के गांव के कुछ लोग अचानक से गायब होते रहे। उनकी लाश के कुछ हिस्से जंगल में मिलते। लोगों को लगा शायद जंगली जानवरों का काम होगा, पर यह रहस्य ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहा। उस रात काफ़ी तेज़ हवा के साथ बरसात हो रही थी। जमींदार ने एक आदमी को बंगले की सफाई के लिए बुलाया था। जमींदार ने उसे एक कमरे की सफाई के लिए जाने को कहा और फिर जो उस आदमी ने देखा वो देखकर अपनी जान बचाकर भागा और गांव वालों को इस बात की जानकारी दी। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो उठे और लाठी और डंडे जलती हुई मशालें लेकर सब उस जमींदार के बंगले की तरफ चले गए। जमींदार के साथ बंगले को भी जलाकर राख करने वाले थे, पर ऐसा ना हो सका। उस रात मूसला बरसात हो रही थी। बरसात की वजह से मशालें बुझ गई थी, पर लोग रुकने वाले नहीं थे। लोगों से बचने के लिए जमींदार ने घर के सभी लाइट और दिए बुझा दिए। उस पिशाचनी को उठाकर वो अपने खुफिया कमरे के अंदर ले गया। उस वक्त वो पिशाचनी मदहोशी की हालत में थी। लोगों ने दोनों को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। सबको पता था जमींदार बंगले के अंदर कहीं छुपकर बैठा है। लोगों ने तरकीब निकाली। घर के सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। दरवाजे पर भारी सामान रख दिया और कुछ सामान लूट कर ले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब बंगले का हर दरवाज़ा बंद था। जमींदार उस बंगले के भीतर उस पिशाचनी के साथ था। वो भूखा प्यासा बिलबिलाता रहा। वो जमींदार दरवाज़ा पीटता रहा, पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। पिशाचनी की भूख भड़क गई। उसने जमींदार को ही खाना शुरू किया। पहले उसके पैर तोड़कर उसी के सामने खा गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रेंगता हुआ उससे दूर जाकर अपनी जान बचाता रहा। पर अगले दिन कई दिन तक उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती रही। और कुछ दिन बाद जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने खुद के ही शरीर के अंग खाना शुरू किए। अपना बायां हाथ दांतों से नोच नोच कर खा गई। और आखिरकार पिशाचनी ने उस लड़की का शरीर छोड़ दिया, पर इस बंगले में कैद होकर रह गई। आज तक वो पिशाचनी उसी बंगले में कैद है। वो पिशाचनी एक मासूम लड़की का शरीर तलाश कर रही है ताकि बंगले से बाहर निकल सके। और सिर्फ पिशाचनी ही नहीं, बल्कि उस जमींदार का भूत भी इस घर में घूमता रहता है। रात होते ही मौत का भयानक खेल शुरू हो जाता है। बंगले के भीतर हर अंधेरे कोने से उसकी मौजूदगी है। इसी वजह से उस जगह दिन के उजाले में जाना ही सुरक्षित है, पर दिन के उजाले में भी कितना सुरक्षित है ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनका ही इलाका है। साथ ही साथ वहाँ मरे हुए इंसान की रूह भी भटकती रहती है। उस पिशाचनी ने उस जमींदार की आत्मा को भी अपने कब्जे में कर रखा है। इंस्पेक्टर साहब की वो बात सुनैना के दिमाग में नशे की तरह घुल रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू की। उसे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। कहीं से आने वाली हल्की धुंधली सी रोशनी उसकी नजरों के सामने आ रही थी।
उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें खोली, पर जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जख्मी हालत में अस्पताल के बेड पर थी। आईसीयू के उस कमरे के आधे खुले दरवाजे से लगे कांच से बाहर खड़े इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदार को देख सकती थी। वो बंगले के रहस्य के बारे में बात कर रहे थे। सचिन उसके बेड पर ही बगल में बैठा था। सचिन को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, पर वो ठीक था। शायद दोनों किसी तरह से बच गए थे। बेड पर पड़ी सुनैना फूट फूट कर रो रही थी। वो खौफनाक मंजर, वो बेबसी, वो डर जो उसने बर्दाश्त किया था, वो याद आते ही उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस डरावनी जगह से बच के निकली, वो जिंदा थी। इसकी खुशी सुनैना को सबसे ज़्यादा हो रही थी। सचिन का हाथ पकड़कर रोते हुए उसने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। अपनी दोनों आंखें बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से बहने वाले वे खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। अपने हाथ से आंसू पूछते हुए बोली, सचिन मुझे माँ से मिलना है। पर सचिन का कोई जवाब नहीं आता। उसने अपनी आंखें खोली और सर से पाँव तक सिहर उठी। एक झटके में जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई। वो अभी भी उसी घर में किसी अंधेरे कमरे में पड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर देखा था, तो फिर एक ही पल में सब कुछ कैसा बदल गया? वो सोच में पड़ गई और तभी सचिन की कही हुई बात याद आ गई। ये छलावा हमारे दिमाग के साथ खेलेगा, जैसे खूंखार जानवर अपने शिकार से खाने से पहले खेलता है। उसने जैसे तैसे अपने डर पे काबू रखा और आसपास नजरें घुमाने लगी। काफ़ी अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मतलब वो किसी तहखाने में फंसी थी। जिस भी जगह फंसी थी वहाँ पर सड़े हुए मांस की दम घुटने वाली बदबू के साथ ही मधुमक्खी की धुंध धुंध वाली आवाज़ भी उसके कानों को अपाहिज बना रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। कहीं एक झरोके से आने वाली धुंधली सी रोशनी में उसने अपने आजू बाजू अपने हाथ से टटोलना शुरू किया, पर कुछ गाढ़ा चिपचिपा सा जैसा उसके हाथ पर चिपकने लगा। उसने ठीक से देखा तो उसके पैरों के पास ज़मीन पर कोई पड़ा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और दोबारा खोली। अब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पर लगा चिपचिपा गाढ़ा वो सड़ा हुआ खून था। मांस खाने वाले सफ़ेद कीड़े रेंगते हुए उसके हाथ पर फैल रहे थे। उसने जोर जोर से अपना हाथ झटका, तभी उसकी नज़र सामने पड़ी एक लाश पर गई। गौर से देखा तो वहाँ उसके दोस्त सचिन की लाश पड़ी थी। मौत के बाद भी सचिन की खुली आंखों से मौत का खौफ, एक अजीब सा डर था जो उसने मरने से पहले महसूस किया होगा। उसकी खुली हुई आंखें देखकर डर के मारे थोड़ा पीछे सरक गई, पर किसी चीज से टकराई। कोई चीज उसके हाथ पर लगी। अंधेरे में हाथ से टटोलते हुए उसने वो चीज उठाई तो वो डिजिटल कैमरा था। वो राहुल का कैमरा था। अपने डर को अंदर ही अंदर दबाते हुए उसने उस कैमरे को देखा तो उसका बचा कुचा हौसला भी टूटकर बिखर गया। पीछे राहुल की लाश पड़ी हुई थी। वो खौफनाक नज़ारा देखकर मानो उसके दिमाग में हजारों लाल चींटियों ने दौड़ना शुरू किया। तभी उसके कानों पर एक आवाज़ आई। आवाज़, जानी पहचानी आवाज़। उस आवाज़ ने मानो उसके होश उड़ा दिए थे। अपनी सांसें रोककर उस आवाज़ को सुनने लगी। उस आवाज़ को सुनने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो पुलिस की कार की सायरेंस की आवाज़ थी। मतलब पुलिस उसे ढूंढती हुई इस जगह पर आई थी, पर उन्हें कोई नहीं मिला। पुलिस की कार अभी भी बंगले के बाहर थी, जो कुछ ही देर में चली जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर ज़ोर से होने वाला सायरन की आवाज़ से उसकी आवाज़ पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस छोटे से झरोखे से आने वाली हल्की रोशनी से बाहर देखा तो बंगले के गेट के पास, पुलिस वैन के पास एक गाड़ी और खड़ी थी। मुंह पर मास्क पहने हुए एक लड़की दिखी। सुनैना ने झट से पहचान लिया, वो राधिका थी। मतलब राधिका ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और वही पुलिस को यहाँ पर लेकर आई थी। राधिका को कार में बैठा देखकर
तहखाने के अंदर फंसी सुनैना जोर जोर से चीखने लगी, पर पुलिस की सायरेंस की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। लेकिन राधिका उस झरोखे की ओर देखते हुए अपनी कार से नीचे उतरी और जमीन के एक हिस्से पर गौर से देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उस झरोखे से देखती हुई सुनैना समझ गई कि राधिका ने उसकी आवाज़ सुन ली है। सुनैना रोती हुई राधिका को देखे जा रही थी। पुलिस ना सही, पर राधिका को सुनैना की चीख सुनाई दी थी। मगर राधिका को इस तरह बंगले की ओर जाते देखकर वैन में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार भी राधिका की तरफ देखने लगे। पुलिस वाले भी ये समझ नहीं पा रहे थे, इतनी रात में चुपचाप अपनी कार में बैठी राधिका उस बंगले की तरफ क्यों जा रही है। पर राधिका को इस तरह आते देखकर सुनैना की खुशी के ठिकाने नहीं रहे। खुशी से लगातार रो रही थी। उस झरोखे के पास आकर राधिका घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसी जगह देखने लगी जहां से सुनैना बाहर देख रही थी। राधिका ने जमीन पर गिरे पेड़ की सूखी पत्तियों को हाथ से हटाया। इंस्पेक्टर और हवलदार अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे। सुनैना अब अंदर से जोर जोर से आवाज देने लगी। राधिका ने अपना मुंह का मास्क हटाया। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। सभी की दिल की धड़कन जैसे थम गई थी। आवाज आ रही थी तो केवल पुलिस के वैन की सायरेंस की। राधिका ने धीरे से जमीन पर पड़ा वो रुमाल उठाया और रोती हुई तेजी से दौड़ती हुई पुलिस वैन की ओर आने लगी और इंस्पेक्टर साहब को अपने हाथ में लिया वो रुमाल दिखाते हुए राधिका बोली, इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये रुमाल मैंने सचिन को गिफ्ट दिया था, पर हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा था वो सब इसी बंगले में राहुल को ढूंढने के लिए आए थे। प्लीज़ कुछ कीजिए सर। राधिका की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अपने हाथ की घड़ी देखते हुए टाइम बताया और पुलिस वैन की दूसरी तरफ बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़ने को कहा। राधिका रोती हुई अपनी कार में बैठ गई। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। राधिका की कार जंगल के कच्चे रास्ते से बाहर निकालने लगी। उसकी कार की तरफ देखते हुए हवलदार ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, सर मैंने किसी की चीख सुनी थी। चीख तो मैंने भी सुनी थी और इसीलिए मैंने तुम्हें सायरन की आवाज़ बढ़ाने को कहा था ताकि वो चीख राधिका न सुन ले। लेकिन सर वो चीख किसकी थी? वो सुनैना की चीख थी। दोनों हवलदार हक्का बक्का रह गए। देखो सालों से इस घर में कैद वो पिशाचनी यहाँ से निकलने के लिए एक लड़की का शरीर ढूंढ रही है और सुनैना इसी घर में है। इसका मतलब अब तक उस पिशाचनी ने सुनैना के शरीर को अपना घर बना लिया होगा। सुनैना को यहाँ से निकालना मतलब एक भूखे भेड़िए को मासूम बकरियों के बीच खुला छोड़ देना। सुनैना का इस घर में फंस के रहने का मतलब है कि वो पिशाचनी भी यहाँ पर कैद रहेगी। इंस्पेक्टर साहब की वो बात सुनकर सभी ने उस बंगले की तरफ नजर डाली। पुलिस की कार को दूर जाते देखकर सुनैना जोर जोर से चीखने लगी। वो उसी हॉल के नीचे बने तहखाने में थी, पर उसके बाहर निकलने वाले दरवाजे पर बड़ी सी अलमारी रखी थी। उसे लगा शायद पुलिस के सायरेंस की आवाज़ में उसकी आवाज़ कहीं दबकर रह गई। पुलिस की कार थोड़ी आगे गई। पुलिस के सायरेंस की आवाज़ भी अब धीरे धीरे आना बंद हो गई। यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता भी उसके लिए बंद हो गया था। अब ज़मीन पर लेटी सुनैना उस अंधेरे की तरफ देख रही थी। झरोखे से आने वाली कुछ रोशनी भी अब पूरी तरह से अंधेरे में तब्दील हो गई। ज़मीन पर लेटी उसे वो पल याद आ रहा था। कुछ देर पहले राधिका उसकी तरफ देख रही थी। गौर से उस झरोखे की ओर देखते हुए मुंह पर लगा मास्क हटा दिया और थोड़ी सी मुस्कुराई। राधिका की वो हंसी देखकर सुनैना दंग रह गई। हंसते वक्त राधिका के वो बाहर निकलने वाले नोकीले दांत देखकर सुनैना की रूह कांप गई। एक अजीब सी नज़रों से उसने झरोखे से अंदर सुनैना की तरफ देखकर कहा, जिस दिन तुम अपने दोस्तों को ढूंढती हुई यहाँ आई थी उसी वक्त तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना था, मगर तुम्हारा शरीर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर पाई। मैं सिर्फ कमज़ोर दिल की डरी सहमी लड़कियों के शरीर पर ही कब्जा कर सकती हूँ। और तुम्हारी दोस्त राधिका बड़ी मासूम है और उसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाने के लिए
मैंने इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है और अब इस हवस भरी दुनिया में अपना शिकार किसी तरह ढूंढकर मुझे जिंदा रहना है, ये मुझे पता है। पर आज रात बिना रोशनी के तू इस जगह कैसे जिंदा रहेगी? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने सुनैना की तरफ देखते हुए फिर कहा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। उसे छोटी सी जगह से अंदर सुनैना की तरफ एक माचिस की डिब्बी अंदर डाल दी और रुमाल उठाकर चली गई। राधिका की हर एक बात उसके दिमाग में किसी नोकीले चाकू की तरह चुभने लगी, जिससे उसकी सोचने समझने की ताकत ख़त्म कर दिया था। पूरी तरह से बेबस और लाचार होकर सुनैना छत पर नज़र गड़ाए ज़मीन पर पड़ी थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, पर अब उसकी तरफ देखने की सुनैना की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। राधिका ने दी हुई माचिस की डिबिया वहीं पास ज़मीन पर पड़ी थी और पास में ही एक मोमबत्ती आधी जली हुई थी। अंधेरे से रेंगते हुए घसीटने की आवाज़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वैसे उसने फिर से खुद को संभाल लिया। वो अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। अंधेरे से आने वाली वो डरावनी आवाज़ अब काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार फूट फूट कर रो रही थी। उसने मोमबत्ती अपने हाथ में ली। उसने बाजू में पड़ी हुई माचिस की डिबिया उठाई। उसने उसे खोलकर देखा, पर उसमें एक भी तीली नहीं थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं।